So you all got about the science. What is science? Science is the organized knowledge. Okay, now let's talk about physics. What is physics? तो फिजिक्स का मतलब हम स्टडी करते हैं बेटा, फिजिक्स नेचर में जो हम फिनोमेना को देखते हैं, नेचर के नियम को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो हम नेचर के रूल्स को देखते हैं, उन रूल्स को देखते हुए हम लोग कुछ लॉज बना देते हैं, ठीक है। एक्चुअल वो है नेचर के ही लॉज, नेचर के ही नियम है। उन नियम को देखते हुए कुछ लॉज बना देते हैं, और वो लॉज किसके होते हैं? फिजिक्स के। और उस लॉज के बेसिस पर हम नेचर के जो रूल्स हैं उसको हम रीजन बताते हैं कि ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑब्जेक्ट, if we drop this object, why this object moves downward? Clear? Vertically downward. An apple dropped from the tree and it moves vertically downward. ठीक? The earth is rotating around the sun. इन सब चीजों को ये सब हमारे नेचर के नियम हैं, नेचर के ही रूल्स हैं। ये सब हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तो इनके बेसिस पर कोई ना कोई ये नेचर के नियम है, तो इन नियम को देखते हुए, इन रूल्स को देखते हुए, बाय ऑब्जर्विंग दीज रूल्स, फिजिक्स ने कुछ लॉज दिए। वो कौन से लॉ थे? जैसे ग्रेविटेशन लॉ। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या बोलता है कि ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज ऑफ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देयर इज अ टाइड्स डेवलप्ड ऑन द सी, है ना। समुद्र में टाइड्स बनती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? तो मून की ग्रेविटी की वजह से टाइड्स बनते हैं, ठीक है। तो एक लॉ बना दिया हमने ग्रेविटेशन का। उस ग्रेविटेशन के लॉ से हम लोग नेचर के नियम को, जो रूल्स हैं, उन रूल्स को हम उनके बारे में हम बता सकते हैं बाय यूजिंग द फिजिक्स लॉज, जो फिजिक्स के लॉज हैं, ठीक है। तो लॉज हमारे फिजिक्स के हो गए। ये लॉज हमने कैसे बनाए फिजिक्स में? नेचर के रूल्स को देखते हुए कि जो नेचर कर रही है डेली, या ऐसा करती है नेचर हमारी, तो हमने क्या कर दिया? लॉ बना दिया। हमने क्या लॉ बनाया कि जब भी ढाल होगा, जब भी स्लोप होगा, लाइक दिस, द वाटर विल फ्लो। ये नेचर का रूल है, नेचर का नियम है ये। जब भी आप वाटर को गर्म करोगे, पानी को गर्म करोगे, तो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर के वाटर का कन्वर्जन, वो बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज अ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ठीक है। ये नेचर का नियम है, ठीक है। तो इन रूल्स को देखते हुए हम कुछ लॉज बना देते हैं, और उन लॉज के बेसिस पर हम उन रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द फिजिक्स। क्लियर? तो फिजिक्स क्या करती है बेटा? फिजिक्स क्या करती है बेटा? नेचर के रूल्स को स्टडी करती है, और उसके बेसिस पर कुछ लॉज बनते हैं। फिजिक्स के कुछ लॉज होते हैं, और उन लॉज के बेसिस पर किसी भी नियम को, किसी भी रूल को, नेचर के रूल्स को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? टू द रूल्स ऑफ नेचर। ओके, तो ये क्या होता है फिजिक्स?
उसको नोट, फिजिक्स हम देखते हैं क्या। ओके बेटा, तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बेसिक रूल्स और फिनोमिना ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर के फिनोमिना को हम या बेसिक रूल्स को हम स्टडी करते हैं, एंड बाय सीइंग द नेचुरल फिनोमिना, क्लियर, फिजिक्स गिव्स सम बेसिक लॉज। फिजिक्स क्या करता है? कुछ बेसिक लॉ देता है, और इन लॉ से क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग these laws we can explain the natural phenomena। एक्सप्लेन लिख दो, और गवर्न कर सकते हैं, हम बता सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फिजिक्स। क्लियर? तो ये सब चीजें होती हैं फिजिक्स में। अब नेचर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रूल हम देखते हैं। उन रूल्स के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा? लॉज तैयार कर देते हैं। ठीक है, कुछ लॉज मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, this body has a having mass. When we apply force on it, this will move in a particular direction. In which direction? In the direction of force. This body will move in the direction of force. Okay? तो जैसे ही फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी मूव करेगी फोर्स की डायरेक्शन पर। साथ ही साथ मैं इस बॉडी पे लगातार फोर्स लगाऊंगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो ये लॉ बन गया फिजिक्स का। क्या लॉ बन गया? वेन एवर यू अप्लाई अ फोर्स द मास विल एक्सेलरेट। क्लियर? जब तक आप उससे फोर्स लगाते रहोगे तब तक वो एक्सेलरेट करता रहेगा। ये सबको समझ में आ गया? तो ये एक नेचर का नियम है, जब भी आप फोर्स लगाओगे तो चीजें चलती हैं, चलना ही पड़ेगा। और इसको देखते हुए हमने लॉ बना दिया। ठीक है, फिजिक्स ने लॉ तैयार कर दिया, फिजिक्स के साइंटिस्टों ने लॉ तैयार कर दिया। ठीक है, अब बेटा दूसरी बात सुनो ध्यान से। हमने फिजिक्स में क्या किया? फिजिक्स में हमने नेचर के नियम देखे, नेचर के रूल्स को देखा। बाय ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ नेचर फिजिक्स गिव्स सम लॉज। क्लियर? अब बेटा उन लॉज को देखते हुए फिजिक्स क्या करती है? फिजिक्स किसी चीज को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, जैसे आप लोग खुद बोलते हो, आप लोग खुद बोलोगे कि सर ये बताओ कि कोई भी चीज अगर हम क्या करें कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी जगह पर नदी जमी हुई है, इन कोल्ड एरियाज क्या होती है? नदी पूरी जम जाती है। ओके, अब क्या होता है कि अगर हम उस नदी के ऊपर चलना स्टार्ट कर दें, ठीक है, मान लो कोई आदमी वहां पर उस नदी में गया, चलना स्टार्ट किया और गलती से कहीं बर्फ कमजोर थी तो वो वहां क्या हो गया? धंस गया, अंदर चला गया पानी के अंदर। ठीक है, अब यू वांट टू सेव इट, आप उस आदमी को सेव करना चाहते हैं, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको फिजिक्स के रूल्स पता होने चाहिए, फिजिक्स के लॉज क्लियर होने चाहिए, साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तब आप उन लॉज को फॉलो करके किसी की जान बचा सकते हो, अपने आप को सेफ रख सकते हो उस चीज से। कैसे सेफ रख सकते हो? तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप अगर खड़े होके जाओगे, वहां पर नदी में खड़े होके जाओगे तो क्या होता है? आपके पैरों का एरिया कम होता है। एरिया कम होने पर पूरा वेट पैरों पर ही काम करता है। एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से चीजों के टूटने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एक नाइफ है,
उसको आपने आगे से शार्प कर दिया, तो कम फोर्स से आप एप्पल को किसी भी वेजिटेबल को आप इजीली कट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आप अपना वेट तो कम नहीं कर सकते। उस नदी पे खड़े हो गए आप, जमी हुई नदी पर आप खड़े हो गए, आप अपना वेट तो कम नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, आप एरिया बड़ा कर लेते हो। जब नाइफ ब्लंट जाता है तो आप ज्यादा फोर्स से भी वेजिटेबल्स को कट नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एरिया बड़ा कर लेते हो। एरिया मतलब आप लेट जाओगे, लेट के खिसकोगे आप आगे, ठीक है। आपका वेट तो नहीं बदलेगा, बट एरिया बड़ा होने से प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने से वो बर्फ का जो सरफेस है वो टूटेगा नहीं। इससे क्या होता है, चांसेस होते हैं आप वहां तक अप्रोच कर सकते हो, उसको रस्सी पकड़ा सकते हो, है ना, उसे खींच सकते हो आप आगे। तो बहुत तरीके हैं, ठीक है। बाय सीइंग, बाय इफ यू हैविंग द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, क्लियर, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ साइंस, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, हम नेचर के रूल्स को देखते हैं और उन रूल्स को देखते हुए तो लॉज बनाते हैं। तो क्या हम जितने भी रूल्स हैं, जो भी रूल देखा हमने, उसको देख के एकदम से लॉ बना देंगे हम लोग? तो आंसर नो, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि पानी बह रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो क्या ये लॉ बन गया कि पानी ईस्ट टू वेस्ट बहेगा? आंसर नो, ठीक है। पानी अगर ईस्ट टू वेस्ट बहता है तो कुछ जगहों पर वेस्ट टू ईस्ट भी बहता है, नॉर्थ टू साउथ भी बहता है, किसी भी और डायरेक्शन पे फ्लो होता है पानी, ठीक है। और भी नियम है, बहुत सारे रूल्स हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन पे फ्लो होगा और उसको देखते हुए हम लॉ बना दें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। साइंस ने कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं कि आप जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, उसे ऑब्जर्व करने के बाद अगर उसे फिजिक्स का लॉ तैयार करना है तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं। देयर आर सम साइंटिफिक मेथड्स कि वाटर को हम बॉईल करते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल होता है एंड इट इज स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। पहली बात आप लोग क्लियर हो गई। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोल दिया कि दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स कि एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर यूज टू बॉयल एंड इट स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। ओके, हम लॉ ऑफ फिजिक्स बना दें? तो आंसर दूसरा आदमी बोला कि नहीं, मैं तो पहाड़ों पे रहता हूं, वहां पे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता पानी, वहां पर तो 102 डिग्री सेल्सियस पर 102 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल करता है। कोई बोलता है कि नहीं, कुकर में तो वाटर 80 डिग्री 90 डिग्री सेल्सियस पर कुकर में पानी बॉईल करने लगता है। तो अब ये कंडीशंस कहां पे बनेगी, कैसे होगा फिर? तो फिर इससे तो ये तो लॉ नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। अगर कोई भी लॉ बनाना है, फिजिक्स का कोई भी लॉ होता है अगर वो लॉ कुछ साइंटिफिक मेथड से होके जाता है। देयर आर सम साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड क्या करता है, वो लॉज को क्लियरेंस देता है कि हाँ, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ फिजिक्स, क्लियर। और इस लॉ के बेसिस पर हम नेचर के नियम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और या नेचर के फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस लॉ से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कई सारी चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय दैट लॉ। ओके, तो व्हाट आर दोज, व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड्स? तो किसी भी लॉ को साइंटिफिक के कुछ 6-7 मेथड्स हैं, कुछ 6 मेथड 6 या 7 मेथड्स हैं। उन मेथड से उनसे होके दोज लॉज शुड गो थ्रू दोज मेथड्स। अब वो मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? साइंटिफिक मेथड। मेथड अब साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हैं? व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड? ठीक है,
जिससे हमारे लॉज होके जाते हैं फिजिक्स के। तो फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट द साइंटिफिक मेथड। इंपॉर्टेंट है बेटा, यूजुअली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि साइंटिफिक मेथड्स कौन से होते हैं फिजिक्स में या साइंस के। ठीक है, तो अगर हमें लॉज की बात करनी है तो पहली बात, पहला मेथड क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है, अगर हमें कोई भी लॉ बनाना है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का लॉ वो जब होता है जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि पानी फ्लो होता है, वाटर इज फ्लोइंग। क्यों पानी बहता है? ठीक है, ये चीज तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। हमने क्या ऑब्जर्व किया? वाटर इज फ्लोइंग। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि चीजें ऊपर से नीचे गिरती है ना, चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया? पानी को गर्म करते हैं तो एक बार एक टाइम पर ऐसा होता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है। तो ये चीज तो हमने ऑब्जर्व कर ली। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारी चीजें हमने क्या ऑब्जर्व किया? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब तो पहला पॉइंट क्या हो गया? हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज अ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप देखते हो अपने लाइफ में चीजों को, ऑब्जर्व करते हो, नेचर में होने वाली चीजों को आप सबको देखते हो, तो वही ऑब्जर्व होता है। ठीक है, हवा क्यों चलती है इस टाइम पर, कोई कहता है पछवा, कोई पूर्वा, है ना, पूर्वी, ये सब क्या होता है? ये सब इन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। हम ब्लू लाइट में अगर हम रेड कलर के ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो हमें वो उसका रेड दिखता नहीं। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। अब उन चीजों को मैंने आपसे बोला ये चीज, या आपने वो चीज देखा। अब क्या करते हो आप लोग उन चीजों के फिर बाद में आपके मन में आता है कि अच्छा ऐसा होता है, सर ने बोला या मैंने देखा ऐसा, भाई बारिश क्यों होती है ना, क्यों रेन फॉलिंग होती है, क्यों रेन होती है, रेनिंग क्यों होती है, हम बोलते हैं इट इज द रेनिंग। क्या? तो अब ये रेनिंग होती क्यों है, बारिश होती क्यों है, इसका रीजन क्या है? हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं रेनबो क्यों दिखता है। ठीक है, वाई रेनबो, वी यूज टू सी रेनबो इन अ रेनी डे। ठीक है, जब भी रेनी डे होता है ना, सन पीछे की तरफ होता है और हमारे आगे रेनबो बनता है। ये सब चीजें एक्सप्लेनेशन है, बाद में हमने नॉलेज इकट्ठी की तब हम बता पा रहे हैं साइंस की नॉलेज से। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसा टाइम बनता है, एक ऐसा कंडीशंस बनती है जिसपे हमें रेनबो दिखता है, या क्या कंडीशंस है कि बारिश होती है, क्योंकि हम लोगों ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है। अब क्या करते हैं, हम वो चीज अपने लेबोरेटरी में करके देखते हैं। क्या देखते हैं? कि बारिश क्यों होती है, क्या वजह होगा बारिश का। हम देखते हैं बारिश होने से पहले जब भी बहुत गर्मी होती है तो उसके कुछ टाइम बाद या उससे कुछ दिनों बाद बारिश जरूर होती है, बारिश होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमने बोला गर्मी अगर लानी है तो गर्मी के लिए हम लोग हीट अगर करनी है तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं। ठीक है, वी अरेंज वाटर ऑन अ पॉट, या किसी भगोने में हमने पानी भरा, पानी अरेंज किया हमने उसमें। नाउ वी पुट दैट पॉट ऑन अ बर्नर, उसे हमने बर्नर पर रख दिया। ठीक है, घर में लेके आए, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, बर्नर से हमने जब बर्नर की स्पीड बढ़ा दी हमने, क्योंकि हमें हीट बढ़ाना है। तो जैसे बर्नर की हमने स्पीड इंक्रीज कर दी है ना, तो क्या हुआ, वो तेजी से हीट देने लगा, बर्तन को तेजी से गर्म करने लगा। अब बर्तन को तेजी से गर्म करने लगा तो क्या देखा, पानी से वेपर बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। ऊपर हमने उसके प्लेट लगा दी, ऐसे बड़ी सी प्लेट हमने बर्तन के ऊपर ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, वेपर निकल रहा है। अब पानी, वो वेपर की जो वेपर है वो जाकर के ऊपर बर्तन से चिपक जाता है, और उसके कुछ देर बाद देखते हैं क्या, हमने जैसे हीट बढ़ाई थी तो हमने क्या देखा, ऊपर से पानी टपकने लगा, ऐसे टपकने लगा, नीचे गिर रहा है पानी। तो हमने क्या करके देखा, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा।
हमने देखा क्या वजह है, क्या रीजन है पानी के बरसात हो, मतलब पानी के बरसने का, जो वाटर फॉलिंग होती है, क्या रीजन है इसका, जो होती है रेनिंग होती है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो इसको हमने कंट्रोल करके देखा। दिस इज द कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। हमने अपने कंट्रोल में करके देखा पानी क्यों बहता है। तो हम पानी को लेके आए, हमने ऐसा एक सरफेस बनाया, उस पर पानी हमने डाला और पानी डालने के बाद हमने देखा अभी तो पानी नहीं बहता। नाउ व्हेन वी मेक अ स्लोप, व्हाट वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट द वाटर इज स्टार्टिंग फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग, पानी बह रहा है। ठीक है, देयर इज अ करंट ऑफ वाटर। अब हमने क्या रिजल्ट निकाला इससे, व्हेन देयर इज अ स्लोप, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, द वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने स्लोप ऐसा कर दिया, नाउ वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। तो हमने बोला जिस तरफ स्लोप होगा पानी उस तरफ बहेगा। ठीक है, पानी की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये हमने करके क्या देखा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। कहां करके देखा, लैब में करके देखा। ठीक है, लैबोरेटरी में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब उसके बाद अब आता है अगला स्टेप। ठीक है, अगला मेथड। अगला मेथड क्या है, हम क्या करते हैं कि हम चीजों की क्वालिटी देखना चाहते हैं। क्वालिटी मतलब कि हमने क्या करा, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर वो बॉडी चल जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। वेन एवर यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, या वेन एवर यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, द बॉडी यूज टू स्टॉप। क्लियर। अब यानी फोर्स क्या कर सकता है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ फोर्स, ये एक उसकी क्वालिटी है। इस क्वालिटी से क्या कर सकता है, किसी बॉडी को मोशन करा सकता है, किसी बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन whenever you apply a force on a body, rest body, what will happen, the body will start moving or accelerating. If a body is moving, you apply a force in the opposite direction of motion, what will happen, the body decreases its velocity or it begins or it stops. Clear, वो रुक जाती है। Okay, whenever we apply a force on a body, whenever we apply a force on a body, the body की शेप बदल जाएगा। ओके, whenever we apply a force on a body, the body changes its direction. Clear? तो this is the quality of force, ये क्वालिटी हो गई उसकी। ठीक, तो जब भी हम कोई भी हम लॉ तैयार करेंगे तो किस चीज के बेसिस पे हम लॉ तैयार कर रहे हैं, तो पहले उसकी हमें क्वालिटी ही बतानी पड़ेगी, है ना। तो हमें कुछ एनालिसिस करने पड़ेंगे, कुछ रीजनिंग देखनी पड़ेगी। उस एनालिसिस, कौन से एनालिसिस है वो, कौन से, उसके हम रीजनिंग बोलेंगे, तो वो है हमारी थर्ड स्टेप में, वो है रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग बताइए, क्वालिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, दिस इज द क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्लियर। अच्छा, तो रीजन बताया हमने उसका एनालिसिस किया हम लोगों ने। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ इसको आप एनालिसिस भी बोल सकते हो आप लोग। क्लियर। अब उसके बाद रीजनिंग एक तरीके से और होती है, एक तो क्वालिटेटिव हो गई, एक हुई क्वांटिटेटिव रीजनिंग। दूसरी जो रीजनिंग होती है दैट इज द क्वांटिटेटिव।
सेकेंड इज अ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रीजनिंग? अब ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती क्या है? ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि दिस बॉडी हैविंग मास, क्लियर, नाउ वी अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी, क्लियर, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ये 10 मीटर जाके रुक गया। ठीक है, मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 10 मीटर जाके रुका। मैंने इस बॉडी पर अब मास बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने मास इसका डबल कर दिया। अब नाउ आई अगेन अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी, 10 न्यूटन फोर्स, सेम फोर्स आई अप्लाइड ऑन दिस बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट दिस बॉडी स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। इसका मतलब मास बढ़ने से, मास ज्यादा होने से क्या होता है बेटा? फोर्स कम हो जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हम जब बर्नर का हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ने से वेपर बढ़ जाता है, और वेपर बढ़ने से बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी। व्हेन वी डिक्रीज, व्हेन वी मेक लो स्लोप, अगर स्लोप हमने कम रखा तो पानी धीमे बहेगा। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द स्लोप, what we observe? We observe that the rate of flow of water is increases. Clear? वो increase हो जाती है। Okay? The rate of flow of water increases. वो बढ़ जाता है, पानी का जो फ्लो है वो increase हो जाएगा। सबको समझ में आ गई बात ये? तो ये सब बातें हैं, ठीक। तो ये क्वांटिटी की बात होती है ना। तो जहां पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि हम किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक्सेलरेट ज्यादा करेगी, ज्यादा तेजी से अपनी वेलोसिटी बदलेगी, है ना। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उस पर उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा चेंज होगी। आप लोग अभी आगे चल के बात करोगे किन चीजों को लेके? बेटा फोर्स तो हमारा बेसिक ही है, फोर्स तो हमारी बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। आप जितना ज्यादा फ्यूल बर्न करोगे उतना ज्यादा आपको थ्रस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है, हम लोग एक बाइक यूज करते हैं, 1000 सीसी की बाइक है, एक है 100 सीसी की बाइक। 1000 सीसी की बाइक में स्पेशलिटी क्या होती है कि उसकी स्पेशलिटी बोले या उसका ड्रॉबैक बोले कि वो ज्यादा फ्यूल बर्न करती है इन अ टाइम, इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में बहुत सारा फ्यूल बर्न करती है एक साथ, लेकिन वो थ्रस्ट भी तो उतना ज्यादा क्रिएट करती है। तो फ्यूल ज्यादा बर्न करेंगे तो वी विल गेट लार्ज फोर्स। ओके, अब ज्यादा फोर्स से क्या होगा? ज्यादा फोर्स से मैंने आपको बताया द बॉडी विल एक्सेलरेट, चेंजेस इट्स वेलोसिटी। ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है। एक्सेलरेशन को अगर बढ़ाना है तो वेलोसिटी ज्यादा चेंज करो या टाइम को कम करो। तो ये काम ज्यादा एनर्जी खर्च करने से हो सकता है। तो लो सीसी की बाइक और 1000 सीसी की बाइक में ये डिफरेंस आ गया। 1000 सीसी की बाइक ज्यादा फ्यूल खर्च करेगी और एक्सेलरेशन बहुत तेजी से करेगी, जबकि लो सीसी की बाइक कम फ्यूल खर्च करेगी तो एक्सेलरेशन धीमे धीमे करेगी, धीमे धीमे अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी, 100 की स्पीड में देर में आएगी कंपेयर टू 1000 सीसी की बाइक से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। दिस इज द क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्लियर? अब हम चाहते क्या है? चीजों को मेजर करना। जैसे मैंने क्या करा, मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया या किसी बॉडी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया, ठीक है। और मैंने बोला ये बताओ इतनी देर बाद ये कितनी दूर गिरेगी, ठीक है। तो अब वो हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, आई ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, आई ड्रॉप्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट। h हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है, h हाइट से ड्रॉप किया। दिस इज हाइट h हाइट से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया मतलब u बराबर 0, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक। अब ये जमीन पे आके टकराएगा, तो मैंने बोला कितनी देर बाद टकराएगा,
ठीक है, मैंने बोला एक्सेलरेशन कितना है, g इज द एक्सेलरेशन, बताओ कितनी देर बाद टकराएगा। तो आपने बोला आप क्या करोगे, इसके लिए मैथमेटिक्स का यूज करोगे, लेकिन मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मैंने फिर से एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसके लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, इसके लिए कुछ मॉडलिंग की गई है, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग किया गया है। तो ये सब चीजों को हम बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम बैठ के एक जगह कैलकुलेट करके बता सकते हैं कितनी देर बाद गिरेगा ये। ठीक है, कैसे, मैथमेटिकल मॉडलिंग से। कौन कौन सी मैथमेटिक्स रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन रिलेशन से हम लोग किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं वो कितनी देर बाद गिरेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, मैथमेटिकल मॉडलिंग, फोर्थ। ठीक है, अब मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या किया हमने, देखो फिर से ध्यान से बोलते हैं हम लोग, एक बॉडी के पास मास है, मैंने उस पर फोर्स लगाया और उस मास ने एक्सेलरेट किया, तो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या बनाया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का मास और एक्सेलरेशन से एक रिलेशन निकाला, ये रिलेशन कौन सा है, मैथमेटिकल वाला। क्लियर, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी बॉडी का मास m है, अगर उस पर मैंने इतना फोर्स लगाया तो उसको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, हिसाब लगा सकते हैं हम लोग। आप यही तो पढ़ोगे फिजिक्स में, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ोगे, जिसे आप बोलते हो फॉर्मूला, है ना। फिजिक्स में आप लोग बोलते हो ना फॉर्मूले बस रख लो, फॉर्मूले याद कर लो, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी होती है ना, रिलेशंस को देखते हुए, डिपेंडेंसी को देखते हुए ही तो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कर देते हैं। फिर बाद में अब इस मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम लोग कर सकते हैं क्या, मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम लोग कर सकते हैं प्रिडिक्शन, हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम लोग प्रिडिक्शन, मैथमेटिकल मॉडलिंग से हमारे पास बहुत सारे रिलेशन है हमारे पास। अब इतने सारे रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम घर बैठे, हम नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं, हम लोग अर्थ पर हैं, हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 2 कब जाकर के चांद पर उतरेगा। हमने यहाँ से भविष्यवाणी प्रिडिक्शन कर दिया हम लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आज बारिश होगी या कल बारिश होगी या परसों बारिश होगी, सब मैथमेटिकल मॉडलिंग है। हम लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं बैठे बैठे, अगर इतनी हाइट होगी तो इतनी देर बाद या इतनी वेलोसिटी से वो जमीन पे गिरेगी। हम लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आप इतनी वेलोसिटी से या इतनी हाइट से, मान लो कोई प्लेन है, उस प्लेन को बॉम्ब ड्रॉप करना है कल्प्रिट्स पर, कोई आतंकवादी लोग हैं उन पर उन बॉम्ब को ड्रॉप करना है, तो अब ये प्लेन क्या करेगा, इस प्लेन को कितने हाइट से, कितने हाइट पर है ये, और कितने डिस्टेंस पर, हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पर इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो प्लेन जिस वेलोसिटी से था, तो वही वेलोसिटी गैलीलियो बोलते थे, गैलीलियो का क्या कहना था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर, या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर सवार हर चीज उसी वेलोसिटी से चलती रहेंगी। अगर इसकी प्लेन की स्पीड 10 की है तो इस पर बॉम्ब भी 10 की स्पीड में होगा। तो 10 की स्पीड से अगर इसको ये प्लेन इसको 10 की स्पीड से छोड़ देगा तो लास्ट तक इसकी स्पीड कितनी बनी रहेगी, 10 की बनी रहेगी। तो इसके पास वेलोसिटी होने की वजह से ये ऐसे नहीं गिरता, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो हम यहाँ से मैथमेटिक्स लगा करके हम बता सकते हैं कि कितने एंगल से,
कितनी डिस्टेंस से हम लोगों को वो बॉम्ब ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल टारगेट पे गिरेगा। तो ये हम मैथमेटिकल से लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्रिडिक्शन पहले ही कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से हमें करना है, तो मैथमेटिक्स लगा करके हम लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो प्रिडिक्शन भी कब हो सकता है, जब आपके पास मैथमेटिकल मॉडलिंग है, और यहाँ बैठे हम लोग प्रिडिक्शन कर लेते हैं, चीजों को हम पहले ही बता देते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। अब फिर बाद में उन चीजों को देखते हुए, उन सब चीजों को हम ऑब्जर्व करते हुए, हम प्रिडिक्शन करके फिर हम क्या करते हैं, उस चीज को मॉडिफाई, फाइनली हम उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्यों करते हैं बेटा, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जैसे सब लोग सेफ रहें, या अपनी तरक्की के लिए, अपने ग्रोथ के लिए हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड। तो कौन कौन से मेथड है बेटा, ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, पहले उसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे हम लोग, फिर उसकी क्या क्वालिटी है वो बताएंगे हम लोग, किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे, क्या क्या क्वांटिटीज पे एक चीज को बढ़ाएंगे, हम मास को बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी कैसी किस तरीके से क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, फिर बाद में उसकी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, फिर उससे हम प्रिडिक्शन कर लेंगे कि ये होगा, ऐसा होगा बाद में। फिर उसको देखते हुए हम चीजों को मॉडिफाई कर लेते हैं कि भाई चंद्रयान 2 इस वजह से फेल हुआ था, अगली बार ये रीजन था, हम अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, उसमें हम और भी मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दिस साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड से ये सब चीजें होती हैं। अगर कोई भी लॉ बनाना है तो फर्स्टली दैट लॉ शुड बी गो थ्रू दीज 6 पॉइंट्स। These 6 points are called scientific methods.